नमस्ते। आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे पास 3 सितंबर 2025 की कुछ अहम वैश्विक खबरों का एक तरह से कहें तो ज़खीरा है, जैसा कि हमारे स्रोतों में दर्ज है। आज हमारा मकसद है दुनिया में जो कुछ बड़ी घटनाएं चल रही हैं, उनके पीछे की कहानी और उनके आपसी कनेक्शन को समझना। मतलब चीन के बड़े सैन्य प्रदर्शन से लेकर फार्मा कंपनियों के भारी भरकम निवेश और जलवायु परिवर्तन पर बढ़ते दबाव तक, देखते हैं कि इन अलग अलग सुर्खियों के तार कहाँ और कैसे जुड़ते हैं। आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर सीधे बीजिंग से आ रही है। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर एक जबरदस्त सैन्य परेड हुई है। पर खबर सिर्फ परेड की नहीं है ना? हाँ, इस परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो बयान है वो काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया शांति और युद्ध के एक अहम मोड़ पर खड़ी है। ये कोई हल्की बात तो नहीं लगती, खासकर जब आप देखें कि परेड में क्या-क्या दिखाया गया। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ फाइटर जेट्स, अंडर वाटर ड्रोन और यहाँ तक कि आईसीबीएम्स मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी। ये तो पूरी ताकत का प्रदर्शन था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प ये है कि इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन भी खास मेहमान थे। साथ में ईरान, म्यांमार और इंडोनेशिया के नेता भी। ये जो जमावड़ा है, ये अपने आप में कश नहीं कह रहा, क्यों? बिल्कुल। यहाँ जो बात है ना, वो सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने की नहीं है। इसका एक प्रतीकात्मक संदेश है और उसके मायने बहुत गहरे हैं। इतने बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन और खास तौर पर रूस और उत्तर कोरिया जैसे नेताओं की मौजूदगी, ये एक तरह से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ का साफ इशारा देता है। ऐसा लगता है कि ये देश मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे। तो सवाल उठता है कि क्या दुनिया वाकई दो या उससे ज्यादा खेमों में बंट रही है? और अगर ऐसा है, तो इसका भविष्य के संघर्षों पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये भू राजनीति कैसे बदल रही है उसका एक बड़ा संकेत है। सही कहा। और इस तरह के बड़े भू राजनीतिक संकेतों का असर फौरन कहीं और भी दिखता है, बाजारों पर। खबरों के मुताबिक इन घटनाओं से बाजारों में एकदम खलबली सी मच गई। खास तौर पर सोने की कीमत तो जैसे आसमान छू गई और $3,546.99 प्रति आउंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, और ये दिखाता है कि दुनिया में जब भी इस तरह की अनिश्चितता या तनाव बढ़ता है, तो निवेशक कैसे रिएक्ट करते हैं। ये भू राजनीतिक घटनाएं जैसे ये परेड या बड़े नेताओं के ऐसे बयान सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों के सेंटिमेंट को हिला देती हैं। सोना, आपको पता है, पारंपरिक रूप से एक सेफ हेवन एसेट, मतलब एक सुरक्षित पनागाह माना जाता है। तो जब निवेशकों को लगता है कि भाई दुनिया में जोखिम बढ़ रहा है, तो वो शेयर बाजार जैसी जोखिम वाली चीजों से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीजों में लगा देते हैं। सोने की कीमत का इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना, यह साफ तौर पर बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता और चिंता को ही दर्शा रहा है। ये एक तरह का आर्थिक बैरोमीटर है जो दुनिया का मिजाज बता रहा है। अच्छा, इसी माहौल में एक और खबर है जो ध्यान खींचती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जर्मनी के साथ बातचीत का जिक्र है, जिसमें उन्होंने वैश्विक व्यापार में प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्वानुमान या एक तरह की स्थिरता पर जोर दिया है। तो क्या ये इसी अनिश्चितता के माहौल में स्थिरता की जरूरत की तरफ इशारा है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जहां एक तरफ ये शक्ति प्रदर्शन और तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश व्यापार और अर्थव्यवस्था में स्थिरता और एक भरोसेमंद माहौल की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग देश इस जटिल वैश्विक माहौल को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर का बयान शायद ये भी दिखाता है कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये कई देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्हें डर है कि ये तनाव कहीं व्यापार के रास्ते ही ना बंद कर दे। चलिए अब जरा सीधे अर्थव्यवस्था के एक और पहलू पर आते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खबर ये है कि दुनिया की कई बड़ी दवा निर्माता कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। और इसकी वजह बताया जा रहा है कि अमेरिका भविष्य में नए टैरिफ लगा सकता है, उसी का डर है। और ये निवेश की रकम तो मतलब चौंकाने वाली है। जरा आंकड़ों पर नजर डालें। एली लिली 4 नई फैसिलिटीज के लिए $27 बिलियन, जॉनसन एंड जॉनसन $55 बिलियन, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना में नए प्लांट शामिल हैं। रोश $50 बिलियन से ज्यादा का विस्तार कर रही है।
एस्ट्राजेनेका का लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन का है। नोवार्टिस अमेरिका में अपनी 10 साइट्स पर $23 बिलियन लगा रही हैं। और लिस्ट लंबी है। सनोफी, बायोजेन, मर्क, एमजेन, फाइजर, नोवो नॉर्डिस्क, एबवी, गिलियड और भारत की सिप्ला भी। ये तो जैसे निवेश की बाढ़ सी आ गई है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम ट्रेंड है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ टैरिफ का डर नहीं है, ये वैश्विक सप्लाई चेन में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। कंपनियां क्या कर रही हैं कि भू राजनीतिक जोखिमों जैसे व्यापार युद्ध, टैरिफ या किसी और रुकावट से बचने के लिए उत्पादन को अपने मुख्य बाजारों जैसे अमेरिका के ज्यादा करीब ला रही हैं। इसे नियर शोरिंग या रीशोरिंग भी कहते हैं। मतलब जो उत्पादन पहले शायद चीन या दूसरे देशों में होता था, वो अब अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? मतलब सिर्फ नौकरियों के अलावा और क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके कई गहरे असर हो सकते हैं। पहला, दवाओं की वैश्विक उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। हो सकता है अमेरिका में दवाएं ज़्यादा आसानी से मिलें, लेकिन बाकी दुनिया का क्या? दूसरा, लागत पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में उत्पादन अक्सर महंगा होता है, तो क्या दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा, ये उन देशों के लिए एक झटका हो सकता है जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके थे, जैसे भारत या आयरलैंड। चौथा, ये रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D के फोकस को भी बदल सकता है। शायद उन बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो अमेरिकी बाजार के लिए ज़्यादा अहम है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक व्यापार नीति या सिर्फ उसका डर ही पूरी इंडस्ट्री की रणनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताने बाने को बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक डर या आशंका इतने बड़े पैमाने पर फैसलों को चला सकती है। अच्छा, अब एक और मुद्दे पर आते हैं जो हमेशा वैश्विक एजेंडे में ऊपर रहता है, जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से देशों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे सितंबर के अंत तक 2030 के बाद के लिए उत्सर्जन में कटौती के अपने नए और ज़्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश करें। ये सारी कवायद इस साल नवंबर में ब्राज़ील में जो COP30 जलवायु सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी के लिए है। वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। लेकिन राह आसान नहीं दिख रही। खबरों के मुताबिक चीन अपनी संशोधित योजना बाद में शायद शरद ऋतु में देगा और यूरोपीय संघ में भी अपने लक्ष्यों पर सहमति बनाने को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही है। तो यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। ये सचमुच एक निर्णायक मोड़ है। पेरिस समझौते के तहत सभी देशों को हर 5 साल में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs को अपडेट करना होता है और उन्हें पहले से ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाना होता है। 2030 के बाद के लक्ष्य इसलिए खासतौर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए अगले दशक में उत्सर्जन में बहुत भारी कटौती करनी होगी। अगर ये नए लक्ष्य महत्वाकांक्षी नहीं हुए तो वो 1.5 डिग्री वाला लक्ष्य लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है जब सभी को पता है कि ये जरूरी है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। हर देश की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। कुछ विकासशील देशों को लगता है कि उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी विकास कर रही है और वे एकदम से उत्सर्जन कम नहीं कर सकते हैं। कुछ को लगता है कि विकसित देशों ने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है तो उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ज्यादा कटौती करनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी और पैसों का सवाल है। क्या विकासशील देशों के पास स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? कौन मदद करेगा? और जैसा हमने देखा, यूरोपीय संघ जैसे विकसित ब्लॉक में भी अंदरूनी मतभेद हैं कि भाई कटौती का बोझ कौन और कैसे उठाए। चीन की देरी भी अहम है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ये सब मिलकर वैश्विक सहमति बनाना बहुत जटिल बना देता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में पहले से ही इतने भू-राजनीतिक और आर्थिक तनाव मौजूद हों। हाँ, ये सारे मुद्दे वाकई आपस में जुड़े हुए लगते हैं। हमने पहले सोने की कीमतों पर भू राजनीतिक तनाव के असर की बात की थी, लेकिन बाजार में सिर्फ सोना ही नहीं उछला। खबरों के मुताबिक वैश्विक बॉन्ड यील्ड्स में भी काफी उतार चढ़ाव और तेजी देखी गई है। एक उदाहरण है ब्रिटेन का 30 वर्षीय गिल्ट यील्ड, मतलब सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न, जो 5.75% तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि ये 1998 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो काफी ऊंचा है। जी बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, खासकर लंबी अवधि के बॉन्ड्स का, जैसे कि ये 30 साल वाला गिल्ट, अक्सर बाजार की कुछ उम्मीदों या चिंताओं को दर्शाता है। पहला, ये भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका का संकेत हो सकता है।
अगर निवेशक सोचते हैं कि केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, तो वे मौजूदा बॉन्ड्स पर ज़्यादा यील्ड की मांग करते हैं। दूसरा, ये सरकार के लिए उधार लेने की लागत को दिखाता है। यूके गिल्ट यील्ड का इतने ऊंचे स्तर पर जाना मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के लिए लंबे समय के लिए पैसा उधार लेना बहुत महंगा हो गया है। तीसरा, ये अर्थव्यवस्था की सेहत और महंगाई की उम्मीदों के बारे में भी कुछ संकेत देता है। ऊंची यील्ड्स कभी-कभी बढ़ती महंगाई की चिंता या अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को भी दर्शाती हैं। संक्षेप में कहें तो ये दिखाता है कि बाजार भविष्य को लेकर थोड़ा आशंकित है और जोखिम का मूल्यांकन कर रहा है। इसका असर आगे चलकर लोन की दरों, निवेश और सरकारी खर्चों सब पर पड़ सकता है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी छिपी हुई है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं थी शेयर बाजार के लिहाज से, है ना? खबरों में ये भी है कि शेयर बाजारों में कुछ सुधार हुआ। अल्फाबेट यानी गूगल की पेरेंट कंपनी, उसके शेयर बढ़े। सोने के साथ साथ बिटकॉइन में भी तेजी आई और अमेरिका की बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर चेन मैसीज के स्टॉक में भी उछाल देखा गया। तो ये मिला जुला सा माहौल क्यों है? कहीं तेजी, कहीं चिंता। देखिए, बाजार अक्सर किसी एक सीधी दिशा में नहीं चलते। उनमें अलग-अलग सेक्टर और अलग-अलग संपत्तियों पर विभिन्न कारकों का असर होता है। जहां एक तरफ भूराजनीतिक तनाव और बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स की चिंताएं थीं, वहीं शायद कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजों, जैसे अल्फाबेट के, या किसी खास सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या रिटेल में मैसीज को लेकर कुछ सकारात्मक खबरों ने बाजार के कुछ हिस्सों को सहारा दिया। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियां भी कभी-कभी सोने की तरह अनिश्चितता के माहौल में बढ़ जाती हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा अस्थिर होती हैं, उनका बर्ताव थोड़ा अलग होता है। ये मिला-जुला माहौल दिखाता है कि निवेशक एक ही समय में कई तरह की सूचनाओं को प्रोसेस कर रहे हैं। भूराजनीति, महंगाई, ब्याज दरें, कंपनियों के मुनाफे, और उसके आधार पर अपने फैसले ले रहे हैं। ये बाजार की जटिलता और कभी-कभी उसकी विरोधाभासी प्रकृति को ही उजागर करता है। ठीक है, तो हमने भू राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु और बाजारों की बात की। इन बड़ी बड़ी वैश्विक घटनाओं के बीच एक और दिलचस्प खबर अकादमिक और सांस्कृतिक दुनिया से है। मैरी प्रिंस, जो गुलामी से आज़ाद हुई एक महिला थीं और जिन्होंने 19वीं सदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, उनके जीवन और लेखन पर नया अकादमिक काम सामने आ रहा है। और ये काम उनकी कहानी को लिटरेरी कैनन यानी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की मुख्य धारा में शामिल करने की मांग को मजबूत कर रहा है। ये थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये भले ही सीधे तौर पर आज की भूराजनीति और अर्थव्यवस्था से न जुड़ा हो, लेकिन ये एक बहुत अहम बात याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि इतिहास और साहित्य की हमारी समझ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। जैसे जैसे नए शोध सामने आते हैं, नए नजरिए विकसित होते हैं, हम अतीत की घटनाओं और उन आवाजों को, जिन्हें शायद पहले नजरअंदाज किया गया था, उन्हें नए सिरे से देखते हैं और महत्व देते हैं। मैरी प्रिंस जैसी शख्सियतों का साहित्यिक कैनन में शामिल होना सिर्फ उनके व्यक्तिगत अनुभव को मान्यता देना नहीं है, बल्कि ये इतिहास और साहित्य की हमारी समझ को ज्यादा समावेशी, ज्यादा मुकम्मल बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि कैसे समाज अपनी कहानी को लगातार फिर से लिखता है और समझता है। ये भी एक तरह का बदलाव ही है जो सांस्कृतिक स्तर पर चल रहा है। तो आज हमने इन तमाम सुर्खियों पर गौर किया। अगर हमें इन सबको समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या कहेंगे आप? ऐसा लगता है कि कुछ बड़े ट्रेंड्स साफ दिख रहे हैं। पहला, भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, खासकर चीन और पश्चिमी देशों के बीच, और इसका असर वैश्विक समीकरणों पर पड़ रहा है। दूसरा, वैश्विक सप्लाई चेन, खासकर फार्मा सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देख रही है, जिसमें उत्पादन वापस या मुख्य बाजारों के करीब आ रहा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की जरूरत तो सब मान रहे हैं, लेकिन वैश्विक सहमति और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और चौथा, इन सारी अनिश्चितताओं के बीच बाजार लगातार हिचकोले खा रहे हैं, उनमें अस्थिरता बनी हुई है। क्या यही है मोटी तस्वीर? हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर उभरती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो है इन सभी चीजों का आपस में गुंथा होना, ये इंटरकनेक्शन। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। देखिए ना, कैसे बीजिंग में हुई एक परेड लंदन और न्यूयॉर्क के कमोडिटी बाजारों में सोने की कीमत को हिला देती है। कैसे अमेरिका की संभावित व्यापार नीति यूरोप और भारत की दवा कंपनियों को अरबों डॉलर के निवेश के फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। कैसे राजनीतिक खींचतान और राष्ट्रीय हितों की टकराहट जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे पर सहयोग को मुश्किल बना देती है। और कैसे ये सारी चीजें मिलकर बाजारों में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं।
ये सब दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी जटिल और इंटरकनेक्टेड है। हमें इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच के कनेक्शन को समझने की जरूरत है। तभी हम इस बदलते वैश्विक परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये बिल्कुल सही नजरिया है। इन डॉट्स को कनेक्ट करना, इन कड़ियों को जोड़ना ही असली चुनौती है। आज की वैश्विक सुर्खियों पर हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमने कई अहम पहलुओं को छुआ। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। आज हमने जिन घटनाओं पर बात की, चाहे वो सैन्य ताकत का प्रदर्शन हो या आर्थिक निवेश का पैटर्न या फिर जलवायु लक्ष्यों की जद्दोजहद, ये सब कहीं ना कहीं एक बुनियादी कश्मकश को दिखाते हैं। ये कश्मकश है राष्ट्रों के अपने तात्कालिक राष्ट्रीय हितों जैसे सैन्य सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी दीर्घकालिक सहयोग जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार स्थिरता के बीच संतुलन साधने की। हर देश इस संतुलन को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। भविष्य की दुनिया कैसी होगी, ये काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि देश इस नाजुक संतुलन को कैसे साध पाते हैं। क्या राष्ट्रीय हित हावी होंगे या वैश्विक सहयोग का रास्ता निकलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा और जिस पर नजर रखना जरूरी होगा। इस सत्र के लिए बस इतना ही।